हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिर एक और हम एक नई क्लास के साथ आए हैं। जैसा कि हम अभी हमारा भारत का संवैधानिक विकास चल रहा है, लास्ट क्लास हूँ मैं और आज ये शायद लास्ट क्लास होगी। आज हम सारा का सारा संवैधानिक विकास ख़त्म कर देंगे और फिर हम एक एनालिसिस करेंगे कि संवैधानिक विकास जो था वो कितना सफल रहा या कितना असफल रहा, इन सब चीज़ों को समझेंगे। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था 1919 का अधिनियम, 1919 के अधिनियम में जितने सारे प्रावधान पढ़े थे उनको एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें जो आज पढ़ना है वो 1935 का भारत सरकार अधिनियम पढ़ना है, जिसको भारत शासन अधिनियम भी बोला जाता है। ठीक है, हम अब जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे या मुख्य बिंदु थे उनको हम समझ लेते हैं, फिर आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। उसमें हमने जो सबसे पहले पढ़ा था, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि केंद्र में एक द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। जो उच्च सदन और निम्न सदन, ये हमने अच्छे से समझा था और पढ़ा था। उसके बाद फिर प्रांतों में द्वैध शासन, द्वैध शासन मतलब डायरकी की शुरुआत की गई थी, जिसमें बहुत से विषय आरक्षित थे और बहुत से विषय हस्तांतरित विषय थे। इनके बारे में हमने समझा था। साथ में जो 1909 के एक्ट में जो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल दिया गया था उसका 1919 के एक्ट में विस्तार किया गया था, ये भी हमने समझा था। पहले जो सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम समुदाय के लिए दिया गया था, फिर सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियन या यूरोपियन के लिए भी इसका विस्तार किया गया था। सेकंड थिंग उसमें ये हमने पढ़ी थी कि महिलाओं को मताधिकार भी दिए गए थे, भले ही वो सीमित थे लेकिन महिलाओं को भी मताधिकार दिए गए थे, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने उसमें एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का भी प्रावधान पढ़ा था हमने, जो कि 1919 के एक्ट में दिया गया था। साथ में जो गठन हुआ था उसमें एक ली कमीशन का गठन हुआ था। ली कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद ये केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, ये हमने अच्छे से समझ लिया था लास्ट एक्ट में। ठीक है, अब हम इससे आगे की चीज़ों को समझते हैं जो कि आज हमें पढ़ना है। भारत शासन अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका हम बैकग्राउंड भी समझेंगे। बैकग्राउंड को समझने के बाद इसके हम मुख्य प्रोविजन भी समझेंगे। फिर आज चूंकि हमारा ये भारत का संवैधानिक विकास की लास्ट क्लास है, तो इसमें पीटी के क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही चुके होंगे, नहीं किए तो आप कर लेना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछे गए हैं या एमपीपीएससी में पूछे गए या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम में जो भी सवाल पूछे गए हैं, आप बाकायदा इन सब को पढ़ के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और जो भी क्वेश्चन नहीं हो तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। आज लास्ट में हम एक मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि 2016 में पूछा गया था, इसी एक्ट से संबंधित था। तो आज हमारी क्लास का ये सारा का सारा फ्रेमवर्क है। ठीक है, और हम आज शुरू करते हैं। पढ़ना क्या है हमें? भारत शासन, भारत शासन या सरकार अधिनियम, अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसको हमें समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसका बैकग्राउंड समझे, इसकी हम पृष्ठभूमि समझे कि इसमें किस वजह से ये एक्ट लाया गया था, तो पृष्ठभूमि समझे। तो पृष्ठभूमि समझने से पहले बैकग्राउंड, हम पृष्ठभूमि इसकी वहीं से शुरू करते हैं। कौन से? 1919 के भारत शासन अधिनियम से शुरू करते हैं। उसमें एक प्रोविजन ये जोड़ा गया था कि 10 साल बाद, 10 साल बाद एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, जो कि हमने समझा था 10 साल बाद एक वैधानिक आयोग का, वैधानिक वैधानिक आयोग, वैधानिक आयोग, वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, गठन किया जाएगा, जो 1919 के अधिनियम की जांच करेगा कि कितना सफल रहा, कितना विफल रहा। अधिनियम की जांच करेगा। ठीक है, अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 1929 में उस वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था।
लेकिन वो वैधानिक आयोग 1929 में गठन ना होकर वो 1927 में ही गठन हो गया। उसका कारण ये था कि ब्रिटेन में जो कोएलिशन की गवर्नमेंट बन रही थी, ठीक है ना, उसने जो कोएलिशन की गवर्नमेंट थी उसमें तीन पार्टियां थी। एक कंजर्वेटिव पार्टी थी, कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है ना, एक लेबर पार्टी थी, लेबर पार्टी थी, और एक लिबरल पार्टी थी, लिबरल पार्टी थी। इन तीनों ने मिलकर 1927 में एक आयोग का गठन किया जिसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का इन्होंने गठन किया 1927 में, क्योंकि जो भारत में उस समय आंदोलन की स्थिति चल रही थी उसको जल्दी से जल्दी निपटा लिया जाए। प्लस में जो सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस ने भी जो क्रांतिकारियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, एक वॉलेंट्री आर्मी का गठन भी कर लिया था। तो उन सब की जांच के लिए और इन भारतीय मामलों को निपटाया जाए जल्दी से जल्दी, तो 1927 में ही साइमन कमीशन आयोग का गठन कर दिया था। इसको यही सब करना था कि ये भारत में आए और 1919 के अधिनियम की जांच करे, ये इसको करना था। ये भारत आया, लेकिन भारत में इसका बहुत बुरी तरह विरोध हुआ। विरोध के कई कारण थे, उसमें सबसे पहला कारण ये था कि ये जिस वजह से आए थे इनको जांच करनी थी और एक संविधान का निर्माण भी करना था। तो सबसे पहला विरोध तो ये किया गया कि आप भारत के लिए संविधान का निर्माण करना चाहते हो, लेकिन उस आयोग में एक भी भारतीय नहीं था, क्योंकि इसमें जितने भी मेंबर थे साइमन कमीशन में सारे के सारे ब्रिटिश मेंबर थे, ठीक है ना। अब ब्रिटिश मेंबर थे, अंग्रेज थे, वो सारे के सारे गोरे थे, ठीक है ना। तो इसको कई बार श्वेत कमीशन भी बोला जाता है, श्वेत कमीशन या श्वेत आयोग भी बोला जाता है। तो इसका बहुत बुरी तरह विरोध हुआ और भारत में जैसे आए, भारत में इसमें साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। सारी पार्टियां, जैसे कि जो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी, हिंदू महासभा थी, इन सब पार्टियों ने इनका बहुत पुरजोर से विरोध किया। और इसी विरोध के कारण जो लाला राजपत रहे थे उन पर लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज के कारण उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि वो भी साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे, डेथ हो गई थी। उस डेथ के कारण ही फिर ये भगत सिंह जैसे जो रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने फिर सैंडर्स की हत्या कर दी, इसी से फिर उन पर मुकदमे चलाए गए। तो बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, फिर भी ये 1928 में गया और इसने 1929 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर इसने जो रिकमेंडेशन की थी, उन्होंने यही प्रस्ताव किया था कि भारत में एक संघीय शासन की स्थापना करना चाहिए, ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर देना चाहिए, एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था करनी चाहिए और भारत को वर्मा से अलग कर देना चाहिए और एक उत्तरदायी सरकार का गठन करना चाहिए। इन सब चीजों को किया, लेकिन इसको भी विफल रहा। 1930 में फिर गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया, ठीक है। तो इन सब चीजों की वजह से ये हमारा बैकग्राउंड बनता है। इसके ही विफल होने के बाद नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई, जो मैंने बताया था आपको, उसको 1928 में जो मद्रास का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अहमद हामिद अंसारी, तो वहां से ये चीजें धीरे धीरे विफल होने लगी और इसको आगे बढ़ाया गया। इसी के एवज में फिर ब्रिटेन ने क्या किया कि उन्हें जो लॉर्ड वर्किन हेड थे, ब्रिटिश एक नेता थे, उन्होंने ये कहा था कि भारतीय खुद इतने सक्षम नहीं हैं कि जो संविधान का निर्माण कर सकें। उसी के एवज में मोतीलाल नेहरू जो रिपोर्ट लाई गई थी वो संविधान निर्माण के ही लिए लाई गई थी, लेकिन वो पूरी तरह विफल रही, क्योंकि उसको कांग्रेस के नेता ने ही खारिज कर दिया था, क्योंकि वो डोमिनियन स्टेट की मांग करते थे। ये इसमें बात नहीं कही थी। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने एक नई चाल चली। उन्होंने कहा एक काम करते हैं कि भारत की जितनी भी पार्टियां हैं उनको ब्रिटेन बुलाते हैं, ब्रिटेन बुलाएंगे, वहां पर उनसे बातचीत करेंगे, फिर आगे की कार्रवाई पर कार्य किया जाएगा। तो सबके लिए फिर वहां पर ब्रिटेन में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे गोलमेज सम्मेलन बोलते हैं, जो 1930 में शुरू हुआ, जिसको प्रथम गोलमेज सम्मेलन बोलते हैं। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो गोलमेज सम्मेलन में जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां थी उन सब ने बहिष्कार किया, और कांग्रेस थी वो सबसे बड़ी पार्टी थी, तो वो तो वहां गई नहीं। अब वो जब वहां नहीं गई तो फिर जायज सी बात है कि विफल रहा। तो अंग्रेजों ने फिर एक दूसरा गोलमेज सम्मेलन बुलाया, जिसमें बाकायदा फिर निमंत्रण भेजा कि आप आइए, हम चर्चा करेंगे आगे कैसा क्या संविधान होना चाहिए और देश को किस राह पे ले जाएं। फिर 1932 में कांग्रेस गए, गांधी जी भी गए, लेकिन वहां कहीं वही बातें हुई जो अभी मैंने बताया था, रिपोर्ट पेश की गई थी
कि उसमें एक डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा और जो सांप्रदायिक निर्वाचन है उसको भी आगे बढ़ाया दिया जाएगा, जिसके एवज में आपने पढ़ा फिर वो पूना पैक्ट होता है अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बैकग्राउंड था और 1932 में फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन रखा गया जिसमें वापस नहीं गए थे। तो ये कहीं ना कहीं बैकग्राउंड हुआ और उन गोलमेज सम्मेलन के आधार पर ही 1935 का भारत शासन अधिनियम लाया गया जो अभी हमने समझा था। इसका बैकग्राउंड पूरा पूरा यही था। साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन के बाद नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट के बाद जो प्रथम द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुए, उसके बाद 1935 में भारत शासन अधिनियम लाया गया। अब भारत शासन अधिनियम लाया गया तो ये बहुत बड़ा एक्ट था और बहुत जटिल एक्ट भी था। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, बहुत बड़ा और बहुत जटिल एक्ट था। इसमें क्या क्या प्रोविजन था वो हम समझते हैं, लेकिन हम इसका एक ब्रीफ समझ लेते हैं। बहुत बड़ा और जटिल एक्ट था, जटिल एक्ट अर्थात अधिनियम था। इसको ये शब्दों की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि बहुत बड़ा इसलिए था क्योंकि इसमें कितने 14 भाग थे, 14 भाग, 321 अनुच्छेद थे, 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी, 10 अनुसूचियां थी। ये इसलिए इतना बड़ा एक्ट था कि 14 इसमें भाग थे, 321 अनुच्छेदियां, 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, इसके बाद इस एक्ट को इसलिए भी महत्व दिया जाता है कि जो वर्तमान में भारतीय संविधान है, वर्तमान में भारतीय संविधान, वर्तमान में भारतीय संविधान का 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा सीधा यहीं से ले लिया गया, सीधा यहीं से ले लिया गया है, ले लिया गया है। 2/3 हिस्सा सीधा यहीं से ले लिया गया है। 2/3 का मतलब आप समझते ही हो कि कम से कम कितना हो गया, ये 60-70% हिस्सा इसी संविधान से ले लिया गया है। कौन से? भारत शासन अधिनियम 1935 से, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्ट था। ठीक है, इसका जो मेन प्रोविजन था वो यही था कि भारत में एक संघीय शासन व्यवस्था हम स्थापित करेंगे। अब उसके प्रोविजन क्या थे तो उन प्रोविजन को हम एक एक करके समझते हैं। अगर हम उस प्रोविजन को सबसे पहले प्रोविजन समझे तो उसमें जो सबसे बड़ा प्रोविजन था उसमें प्रस्तावना थी। प्रस्तावना में मुख्यतः कोई नई चीज नहीं जोड़ी गई थी। जो 1919 की प्रस्तावना थी वही थी कि भारत को हम एक उत्तरदायी सरकार देंगे। ठीक है, वही बातें की गई थी, कोई नई बात नहीं की गई थी इसमें। फिर पहला अगर हम प्रोविजन की बात करें तो ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इसका मतलब क्या हुआ ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता? ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता का मतलब यह है कि इस एक्ट में जितने भी भाग थे, जितने भी अनुच्छेद थे, ठीक है ना, तो मतलब इसको अगर हम एक छोटा संविधान मान लें तो संविधान में संशोधन करने की शक्ति या उस कोई भी एक्ट रद्द करने की शक्ति किसकी थी? ब्रिटिश की थी। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं संशोधन करने की शक्ति, करने की शक्ति ब्रिटिश संसद को थी, ब्रिटिश संसद को थी, ब्रिटिश संसद को थी, पहली बात। दूसरी, कोई भी एक्ट या कोई भी कानून बनाया जा सकता है तो उसका भी अधिकार, कोई भी कानून, कोई भी कानून या नियम बनाया जाता है, बनाया जाता है तो उसको वायसराय रद्द नहीं कर सकता, वायसराय रद्द नहीं कर सकता, वायसराय रद्द नहीं कर सकता। तो ये चीज हमें इसमें देखने को मिलती है कि उसमें वायसराय रद्द नहीं कर सकता। ये पहला प्रोविजन जिसमें हम बोल सकते हैं कि ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इसके बाद अगर हम दूसरी बात करें, जो सबसे मेन चीज थी जो इस 1935 के अधिनियम में बोली गई थी, सबसे पहले कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई थी। अखिल भारतीय, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना।
कि हम एक अखिल भारतीय संघ बनाएंगे, उसकी स्थापना करेंगे। अब ये किन किन चीजों से मिलके बनेगा, ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आएगा क्या, सबसे पहला इसमें आएगा ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बनेगा ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत उस समय कितनी संख्या थी, ब्रिटिश प्रांतों की उस समय 11 प्रांत, ठीक है ना। ये क्या एक संघ बनाने की प्रोविजन है कि एक हम जो संघ बनाएंगे, क्योंकि आगे हम एक्ट का अगर क्रिटिसिज्म करेंगे तो ये संघ बनाने की जो योजना थी वो पूरी तरह विफल रहती है। तो ब्रिटिश प्रांत होंगे जो उस समय 11 थे, ठीक है ना। फिर कमिश्नरी प्रांत, कमिश्नरी क्षेत्र, कमिश्नरी क्षेत्र या प्रांत, उस समय इनकी संख्या कितनी, 6 प्रांत थे, 6 प्रांत थे, ठीक है ना। और तीसरे में क्या लिखा था, देसी रियासतें, देसी रियासतें, ठीक है, देसी रियासतें कि इन तीनों को मिलाकर ही एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करेंगे। ये इन्होंने इसमें प्रोविजन जोड़ा था कि अखिल भारतीय संघ जो बनाया जाएगा उसमें क्या कहोगे, ब्रिटिश प्रांत होंगे जो उस समय 11 थे, उसमें कमिश्नरी क्षेत्र प्रांत होंगे 6 और देसी। कमिश्नरी क्षेत्र देखो, ब्रिटिश प्रांत वो हो गए जहां पूरी तरह ब्रिटिश का आधिपत्य है। कमिश्नरी क्षेत्र प्रांत ऐसे हो गए मतलब यहाँ गवर्नर भी होगा और वॉयसराय के अंडर में भी कार्य करेंगे। कमिश्नरी क्षेत्र या प्रांत या आप ऐसे समझ लो जैसे कि जो भी संघ शासित क्षेत्र होते हैं जहां विधानसभा नहीं होती है, एक्सेप्ट दिल्ली को छोड़ के वर्तमान समय में, वहां पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासक कार्य करता है, आईएएस लेवल के ऑफिसर करते हैं। ऐसे ही कमिश्नर क्षेत्र में भी, ठीक है ना, कि एक प्रशासक की नियुक्ति कर दी, वही वहां का प्रशासन की देखरेख करेगा। ये बात वहां से निकल के आई। इसमें जो देसी रियासतें थी और ये ब्रिटिश प्रांत कमीशन, इनको ये कहा गया कि अनिवार्य है, मतलब अनिवार्य है भारतीय संघ में शामिल होना, अनिवार्य है भारतीय संघ में शामिल होना, अनिवार्य भारतीय संघ में शामिल होना। और देसी रियासतों का स्वेच्छा, स्वेच्छा से शामिल हो सकते हैं, स्वेच्छा से शामिल हो सकते हैं, स्वेच्छा से शामिल, स्वेच्छा से शामिल हो सकते हैं, ये इसमें प्रोविजन जोड़ेगा, ठीक है ना। अब इसका जो आगे परिणाम रहा, परिणाम ये रहा कि परिणामतः ये अखिल भारतीय संघ बन नहीं पाया, ये पूरी तरह विफल रहा। और इसके विफल होने का जो मेन कारण था, वो विफल होने का मेन कारण ये था, कौन सा, देसी रियासत, क्योंकि इनको स्वेच्छा से छोड़ दिया गया था कि आप अपनी मर्जी से संघ में शामिल होना चाहते हो या ना होना चाहते हो ना हो। तो परिणामतः ये संघ में शामिल नहीं हुए और संघ पूरी तरह विफल रहा। तो इसमें अगर लिखना चाहो तो हम लिख सकते हैं कि देशी रियासतों, देशी रियासतों के शामिल ना होने पर, शामिल ना होने पर, देशी रियासतों के शामिल ना होने पर परिणामतः अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ विफल रहा, अखिल भारतीय संघ विफल रहा, अखिल भारतीय संघ विफल रहा, ठीक है। तो ये बात समझ गए ना कि इसकी वजह से ये पूरी तरह विफल रहा। तो ये सेकंड प्रोविजन। अब अगर हम थर्ड प्रोविजन की बात करें जो भी बहुत महत्वपूर्ण था, थर्ड प्रोविजन ये था जो 19 के 19 एक्ट में हमने पढ़ा था कि जो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी, वो आगे जाके 1935 में प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और 1935 में केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। तो इसमें अगर हम पॉइंट देखें तो केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रांतों में थी ना, प्रांतों में, प्रांतों में द्वैध शासन, द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया,
समाप्त कर दिया गया, जो कि 1919 में दिया गया था, जो कि 1919 के अधिनियम में 1919 के अधिनियम में दिया गया था। ठीक है ना। तो कि प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत कर दी गई। और केंद्र में जो द्वैत शासन शुरुआत किया गया उसी फॉर्मेट पे किया गया कि दो सूचियां बनाएंगे, जिसमें एक क्या हो जाएगा हमारा आरक्षित विषय रिजर्व्ड, और दूसरा हमारा क्या होगा हस्तांतरित विषय। ठीक है ना। और इनमें वही चीजें लिखी जाएंगी, क्या न्याय, सेना, सुरक्षा, इन सब चीजों की बातें की जाएंगी। और हस्तांतरित विषय में क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, तो ये सब चीजें वहां पर शुरू की गई। कहां पर, जो प्रांतों में हो रहा था, प्रांत का द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की गई। और जो आरक्षित विषय हैं, आरक्षित विषय पर जो कानून बनाए जाएंगे वो कहां से कानून बनेंगे, वो ब्रिटिश संसद से कानून बनाए जाएंगे और वायसराय की परिषद से कानून बनाए जाएंगे। ब्रिटिश संसद या वायसराय परिषद से का, ठीक है, कानून बनाएंगे। इसमें क्या होगा कि इसमें वायसराय परिषद से भी कानून बनाए जाएंगे, प्लस में जो भारतीय मंत्री थे उनसे भी कानून में बनाने में सहायता ली जाएगी। तो इसमें उन सब चीजों के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट प्रोविजन, थर्ड नंबर के केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की गई और प्रांतों में जो द्वैत शासन समाप्त कर दिया। अब देखो यहीं से सवाल पैदा होता है कि अगर प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया तो फिर प्रांतों में क्या किया गया। तो फोर्थ प्रोविजन हम इसमें लिख सकते हैं, फोर्थ प्रोविजन हम लिखें कि प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करने के बाद प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई, स्वायत्तता प्रदान कर दी गई, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। अब स्वायत्तता प्रदान कैसे कर दी गई, पहली बात तो यह था कि प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया। ठीक है ना। अब प्रांतों को स्वायत्तता दे दी, प्रांतों को स्वायत्तता दे दी मतलब अर्थात ये अपने आंतरिक विषयों पर, अर्थात यह अपने आंतरिक विषयों पर कानून स्वयं बना सकते हैं, स्वयं बना सकते हैं। साथ में वायसराय का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, बना सकते हैं, तथा वायसराय का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। ये पहली बात, कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है ना। अब अगर आप इसमें दूसरी बात करें कि अब जो प्रांतों में जो प्रांतीय गवर्नर थे ना, वो प्रांतीय गवर्नर अब वायसराय के अंडर में कार्य नहीं करेंगे, वो ब्रिटिश के प्रतिनिधि होंगे, क्योंकि एक संघीय सरकार का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो उसमें इन सब चीज बातों को लिखा जाएगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जो प्रांतीय गवर्नर हैं, प्रांतीय गवर्नर वायसराय के अधीन नहीं रहेंगे, के अधीन नहीं रहेंगे, वे अब ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि रहेंगे, प्रतिनिधि रहेंगे। ठीक है ना।
कि जो वॉयसराय के अंडर में कार्य करते थे अब वॉयसराय के अंडर में कार्य ना करके ये इंडिपेंडेंट हो गए, क्योंकि इनको स्वायत्तता दी गई है कि अपने आंतरिक मामलों में कानून ये स्वयं बना सकते हैं, प्लस में कि इनका कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा वॉयसराय का, और साथ में अब वॉयसराय के अंडर कार्य ना करके ये ब्रिटिश प्रांत में तो ब्रिटिश के प्रतिनिधि की तरह कार्य करेंगे ये। ठीक है, इसी से आगे बढ़ के या इसी के बेस पर 1937 में आम चुनाव भी कराए गए थे। इसी अधिनियम के आधार पर, इसी अधिनियम के आधार पर 1937 में प्रांतों में चुनाव कराए गए। ठीक है, तो ये बातें इसमें जोड़ी गई थी जो कि इसके मुख्य प्रोविजन थे कि केंद्र से जो प्रांत में द्वैत शासन था उसको समाप्त करके केंद्र में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, और प्रांत में जब द्वैत शासन समाप्त किया गया तो प्रांत में एक नए प्रोविजन को लेके आया जिसको हम बोलते हैं उसको ऑटोनोमस कर दिया, मतलब स्वायत्तता प्रदान की गई। और स्वायत्तता प्रदान किस किस लेवल पर की गई थी वो हम इसमें समझ चुके। इसके बाद जो एक नेक्स्ट प्रोविजन जोड़ा गया था, देखो अगर आपने संविधान पढ़ रखा है ना तो आप मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हो कि बहुत सी चीजें संविधान से यहीं से ली गई। इसमें फिर नेक्स्ट प्रोविजन जोड़ा गया था जिसको डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं। जो फिफ्थ प्रोविजन अगर हम लिखें, डिवीजन ऑफ पावर या विषयों की सूची, कुछ भी आपको लिखा मिल सकता है, उसमें कंफ्यूज मत होना। तो हम लिख सकते हैं शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। इसके लिए 3 सूचियां बनाई गई, 3 सूचियां बनाई गई, 3 सूचियां बनाई गई। पहली सूची कौन थी? संघ सूची। दूसरी सूची कौन थी? राज्य सूची। तीसरी सूची कौन थी? समवर्ती सूची। समवर्ती, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, इन 3 सूचियों को बनाया गया और इन 3 सूचियों में कानून कौन कौन बना सकता है? तो वही संघ सूची पर कौन? केवल केंद्र कानून बना सकता है, जो अभी वर्तमान समय में भारत के संविधान में भी यही प्रोविजन किया गया। राज्य सूची में कौन? प्रांत बना सकता है, और केंद्र का मतलब कौन? वॉयसराय, और प्रांत का मतलब कौन? प्रांतीय गवर्नर, जो अभी स्वायत्तता दे गई है, ऑटोनोमो बॉडी। ठीक है, और समवर्ती सूची में कौन बना सकता है? केंद्र प्लस प्रांत। इन दोनों सूची में समवर्ती सूची में केंद्र और प्रांत दोनों कानून बना सकते हैं। और साथ में यह हुआ कि अगर केंद्र और प्रांत के या समवर्ती सूची को लेकर कोई भी विवाद होता है, कोई भी विवाद केंद्र व प्रांत में, तो केंद्र का कानून प्रभावी माना जाएगा। केंद्र का कानून प्रभावी माना जाएगा। केंद्र का कानून प्रभावी माना जाएगा, ये इसमें जोड़ा गया। ठीक है, और इसमें अगर कभी ऑप्शन में आ जाए तो इसमें यहां लिख दे रहा हूं, अवशिष्ट शक्तियों का कोई भी प्रावधान नहीं था। अवशिष्ट शक्तियों का कोई भी प्रावधान नहीं था। ठीक है ना, के संघ सूची, राज्य सूची, और बस इसमें ये लिखा गया तो ये किसके अधीन रहेंगी? वॉयसराय के अधीन रहेंगी। वॉयसराय के अधीन रहेंगी। ठीक है ना, कि अगर अवशिष्ट शक्तियां हैं तो वो वॉयसराय के अधीन रहेंगी। अभी भी अगर वर्तमान में आपको पढ़ा तो अवशिष्ट किसके? केंद्र के अंतर्गत होती है। तो इसको आप नोट करके चलना।
ठीक है, तो ये हो गया डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया था वो हमने इसमें समझ लिया गया है, जो अभी वर्तमान में भी जाना पहचाना है। ठीक है ना, भारतीय संविधान में भी अगर आप 7वीं अनुसूची को पढ़ोगे तो उसमें भी यही सब चीजों का प्रावधान किया गया, और केंद्र राज्य जो संबंध है उसमें भी यही सब चीजें पढ़ी जाती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज को समझते हैं, छठवां, अगर जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसको अगर हम समझें तो वो प्रोविजन ये था कि एक संघीय न्यायालय भी होगा। संघीय न्यायालय का भी प्रावधान जोड़ा गया, संघीय न्यायालय का भी एक प्रावधान जोड़ा गया, जो हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कलकत्ता में शुरुआत की थी ना एक न्यायपालिका की, वहीं से इसका विकास होते होते संघीय न्यायालय का भी प्रावधान इसमें जोड़ा गया। संघीय न्यायालय में ये दिल्ली में स्थापित किया गया, जिसमें एक जज बा अन्य 6 जजों से मिलकर बना था। एक कौन हो जाएगा, चीफ जस्टिस, और बा 6 अन्य जजों से मिलकर बना था। और जो पहले जज थे वो सर मॉरिस गोयर थे। तो अगर ये कभी आपको पीटी में सवाल पूछ ले तो जो पहले संघीय न्यायालय के जज थे सर मॉरिस गोयर थे। ठीक है, तो ये इसमें चीज संघीय न्यायालय के बारे में जोड़ा गया। लेकिन संघीय न्यायालय में ये था कि ये अंतिम अपीलीय नहीं थी। मतलब क्या हुआ कि अगर प्रांत प्लस केंद्र के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसको इसी न्यायालय में लाया जाएगा, इसी न्यायालय में लाया जाएगा। साथ में इस न्यायालय के निर्णय को, मतलब ये न्यायालय के निर्णय जो आएगा तो अंतिम अपील, ये नहीं अंतिम का, ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल में भी साथ में इसके निर्णय को इसके निर्णय को प्रीवी काउंसिल में भी, प्रीवी काउंसिल में चुनौती दी जा सकती है। तो ये एक संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया। इसका हमने क्रिटिसिज्म भी समझ लिया कि इसमें क्या क्या प्रोविजन थे वो भी समझ लिया। दिल्ली में स्थापित किया गया था, एक जज 6 अन्य जजों से मिलकर बना था, और सर मॉरिस गोयर थे वो पहले इसके जज नियुक्त किए गए थे। ठीक है, ये हो गया हमारा 6th प्रोविजन। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एक आपातकाल का भी प्रोविजन जोड़ा गया था, छोटा सा था, आपातकाल का प्रावधान। आपातकाल के प्रावधान का मतलब यही है कि कोई भी अगर मतलब प्रांत में कोई भी संवैधानिक स्थिति अगर खराब होती है तो सारी शक्तियां किसके पास चली जाएंगी, वायसराय के पास चली जाएंगी। तो सारी शक्तियां वायसराय के पास चली जाएंगी। आपात का यही प्रोविजन था। साथ में एक छोटा सा प्रोविजन ये भी जोड़ा गया कि जो मताधिकार की बात की गई थी कि 1919 में महिलाओं को मताधिकार दिया गया था, और 1909 में जो मताधिकार की बात की गई थी, ठीक है ना, सीमित मताधिकार की, उसका आधार वही था शिक्षा। तो कहीं ना कहीं बहुत कम लोगों को मताधिकार मिला था। मुश्किल से मुश्किल उस समय 3% लोगों के पास मताधिकार था। 3% लोगों के पास मताधिकार था। तो इसमें यह प्रावधान जोड़ा गया कि 3% लोगों के पास मताधिकार था, इसको बढ़ाकर 10% कर दिया। इसको बढ़ाकर 10% कर दिया। समझ रहे हो?
जो मताधिकार दिए गए थे कि उसको बढ़ाकर 3 से कहां 10% तक उसको मताधिकार बढ़ा दिया गया। तो ये इसमें प्रोविजन जोड़ा गया जो काफी छोटा था। इसके बाद जो अगर नेक्स्ट प्रोविजन हम अगर बात करें जो काफी बड़ा भी था, मतलब एक और फैक्ट लिख लो, छोटा था उसके बाद हम फिर समझ लेते हैं। भारत परिषद, या फिर वही समझ लो कि जो भारत परिषद थी उसको समाप्त कर दिया गया। भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। भारत परिषद को समाप्त कर दिया। भारत परिषद को समाप्त कर दिया। और ये भारत परिषद कौन? वही है जो 1858 के एक्ट में हमने पढ़ा था कि एक होम गवर्नमेंट का निर्माण किया गया है। होम गवर्नमेंट में जो भारत सचिव का पद बनाया गया है, भारत सचिव के पद के साथ साथ 15 सदस्यों का एक संगठन बनाया गया जो सचिव के सलाह मशवरा के लिए कार्य करेगा। उसको भारत परिषद नाम दिया गया था और उसका वेतन खर्चा भारत के राजस्व से दिया जाएगा, जो धीरे धीरे विवाद बढ़ता गया और 1919 आते आते उसके सदस्यों की संख्या में कटौती भी कर दी और साथ में वेतन खर्चा कहां से दिया जाने लगा? भारत के राजस्व से दिया जाने लगा। साथ में 1935 तक आते आते भारत परिषद को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और भारत सचिव का पद बना रहा। भारत सचिव का पद बना रहा। भारत सचिव का पद बना रहा, ठीक है ना। इसको सलाह देने के लिए, इसको सलाह व सहायता के लिए जो हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी ना, उच्चायुक्त की, उसी बेस पर 3 से 4 लोग रहेंगे जिनका वेतन व खर्चा कौन? ब्रिटिश सरकार गवर्न करेगी। ब्रिटिश सरकार देगी, ठीक है। ये हमने यहां से देगी, जो समझ लिया था कि भारत परिषद भी खत्म कर दिया गया पूरी तरह, देगी। और आगे चलकर 1947 में भारत सचिव का पद भी समाप्त कर देते। 1947 में भारत सचिव का पद भी समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो ये होगा, बड़े बड़े जो प्रोविजन थे वो हमने अच्छे से इसमें समझ लिए। अब एक दो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन समझ लो, जैसे कि इसी एक्ट में ये कहा गया था कि बर्मा को भारत से अलग कर देना चाहिए। ये नंबर ही डाल लो, नंबर क्या 9 चल रहा था ना, ये 10 डाल लो। इसमें ये कहा गया बर्मा को भारत से अलग कर देना चाहिए, अलग कर दें, भारत से अलग कर देना चाहिए। बर्मा वही है जो अभी वर्तमान समय में म्यांमार है ना, जो काफी चर्चाओं में रहता है रोहिंग्या की वजह से। जो वहाँ के रखाइन प्रांत के निवासी हैं उनको अभी तक नागरिकता भी नहीं दी गई है म्यांमार की, और वहाँ के वो माइनॉरिटी हैं और एक स्टेटलेस की स्थिति में वो जी रहे हैं। तो वही बर्मा, उसी को बर्मा है म्यांमार में, जो अभी वहाँ सरकार का तख्ता पलट भी हो गया। आंग सान सू की सरकार थी, उसको आर्मी ने तख्ता पलट कर दिया, जिसे जुंटा सरकार बोलते हैं। तो उस सरकार, तो वर्मा को भी भारत से अलग कर देना चाहिए, और ये 1937 में कर भी दिया। 1937 में भारत से अलग कर दिया गया। भारत से अलग कर दिया गया, अलग कर दिया गया। ये साथ में एक और चीज इसमें जोड़ी गई कि जो अदन है ना, अदन जिसको एडन भी बोलते हैं, जो गल्फ ऑफ एडन है ना, यमन अगर देखो, ओमान का पड़ोसी देश है यमन में एक छोटा सा प्रांत है जिसे अदन बोलते हैं, इंग्लिश में एडन बोलते हैं। एडन, गल्फ ऑफ एडन आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। उस एडन को भी कहीं ना कहीं क्या होता था कि ये
जो रेगुलेट होता था वो भारत से। भारत में जो भी वॉयसराय होता था उसके अंतर्गत ही आता था एडेन। मतलब सोचो कि अगर भारत की सीमाओं का अगर बंटवारा नहीं होता तो पाकिस्तान पूरा होता और एडेन भी भारत से ही कहीं ना कहीं कंट्रोल होता, क्योंकि उस समय ले भी लेते। तो वो एडेन जो यमन का छोटा सा इलाका था, गल्फ ऑफ एडेन के पास में, जो ओमान का पड़ोसी राज्य है, उसको भी इन्होंने 1935 के एक्ट में ही कहा था कि अब ये भारत से रेगुलेट नहीं होगा, इसको कहीं ना कहीं जो ब्रिटेन में एक कॉलोनियल मंत्रालय बना था, उपनिवेश मंत्रालय, उसके अंतर्गत ही रखा जाएगा। ठीक है, तो अदन को भी भारत वायसराय के क्षेत्र से बाहर रखा गया, एक ये भी प्रोविजन इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, ये छोटे छोटे प्रोविजन है। बाद में एक छोटी सी बात और जोड़ेगी थी कि कुछ राज्यों को भी निर्देश, राज्यों को भी निर्देश, राज्यों को भी निर्देश, राज्यों को भी निर्देश से तात्पर्य यह है कि केंद्र है, केंद्र राज्यों को बहुत सारे निर्देश दे सकता है किसी भी मामले में। जैसे अभी भी वर्तमान समय में जो संघ सूची है, राज्य सूची है, तो किसी भी स्थिति में कानून बनाने के लिए केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है। जैसे कि आपातकाल में भी हमने समझा था कि आपातकाल में क्या होगा कि सारी शक्तियां कहां चली जाएंगी, वॉयसराय के पास। अब सारी शक्तियां वॉयसराय के पास चली जाएंगी तो फिर वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है। वैसे ही राज्यों को निर्देश दिए जाएंगे। ये हमारे 1935 के भारत शासन अधिनियम के एक्ट के बारे में हमने एक एक प्रोविजन को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब इसको आप बड़े अच्छे से याद रखना, क्योंकि इसमें जितने प्रोविजन जोड़े गए हैं वो सभी कहीं ना कहीं भारत के संविधान में हमें देखने को मिलते हैं। इसी बेस पर 2016 में यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था। उस क्वेश्चन को हम समझते हैं कि उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को मैं लिखता हूं कि उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था 2016 का। तो क्वेश्चन ये था, क्या भारत सरकार अधिनियम, क्या भारत सरकार अधिनियम, क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर पाया, चर्चा कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी मेंस 2016 पेपर 2। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था यूपीएससी मेंस 2016 कि क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर पाया, चर्चा कीजिए। तो इसमें जो देखो क्वेश्चन किसी भी लिखने से अगर आंसर राइटिंग आपने की हो तो सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा जाता है, क्वेश्चन में सबसे पहले चीजें क्या देखी जाती, इसके कीवर्ड को देखा करो। सबसे पहला क्या है कि भारत शासन अधिनियम, तो इसके बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए कि भारत सरकार अधिनियम में कौन कौन से प्रोविजन थे, कौन कौन से प्रोविजन नहीं थे, उनकी बाकायदा हमें लिस्ट याद होना चाहिए, उनका बैकग्राउंड भी याद होना चाहिए। दूसरी बात इसमें क्या है, परिसंघीय संविधान का निर्धारित कर पाया। तो इनको हम एक एक करके समझते हैं कि इसमें क्या क्या समझा गया था, फिर हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं। देखो सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम 1935, इसको तो हम पूरा समझ चुके हैं। हम परिसंघीय संविधान को और समझ लेते हैं। अगर आपने शुरू की 2-3 क्लासें देखी हो, शायद 3rd क्लास में, तो उसमें कहीं ना कहीं हमने एकात्मक व्यवस्था और संघीय व्यवस्था और परिसंघीय व्यवस्था को बड़े अच्छे से समझा था। संघीय व्यवस्था, परिसंघीय व्यवस्था का सीधा सा मतलब यह होता है कि कुछ प्रांत और इकाइयों के एक समझौते के आधार पर एक संघ का निर्माण किया जाता है। उस संघ से उन इकाई या प्रांतों को अलग होने की छूट नहीं होती है, उसको ही हम परिसंघीय व्यवस्था बोलते हैं। इसका अगर आप आदर्श मतलब एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखा जाए तो वो अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका में ही सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी। अमेरिका में जब अमेरिका बना था, अमेरिका आजाद हुआ था 1776 में, और 1789 में जब अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो लागू हुआ था उसमें इसी में वहां पे इसलिए फेडरल वर्ड यूज किया गया है, ना कि यूनियन। संघ के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया जो वो अमेरिका लिखा जाता है वो इसीलिए लिखा जाता है। ठीक है, तो वहां पर संघात्मक व्यवस्था का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। तो इसका एक आदर्श राज्य क्या हो जाएगा, संघ।
तो इसके इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे कि परिसंघीय व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी राज्य या संघ कुछ समझौतों के आधार पर एक संघ का निर्माण करते हैं और उस संघ से प्रांत या इकाइयों को अलग होने की छूट नहीं होती है। और इसका आदर्श एग्जाम्पल हमें अमेरिका को देखने को मिलता है। इसका एक एग्जाम्पल जो यूएसएसआर भी देखने को मिलते हैं, यूनियन सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था, वो भी एक परिसंघीय ही बना था। क्योंकि अभी अगर आप वर्तमान का रूस देखो और रूस के जो पड़ोसी राज्य हैं पूर्वी यूरोप वाले और एशिया वाले, एशिया में आप अफगानिस्तान तक बॉर्डर लगती थी, मतलब ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो 5 एशिया माइनर हैं जिनको मध्य एशिया बोला जाता है, वो भी रूस के भाग हुआ करते थे। और यूरोप में जो लथाविया, लिटोविया, इस्थोनिया, अभी यूक्रेन वॉर चल रहा है, ये भी कहीं ना कहीं क्रीमिया आइलैंड वगैरह ये रूस के ही हुआ करते थे। लेकिन जिसको 1951 पे विघटन हो गया, जिसको यूएसएसआर बोलते थे, उसमें क्या था कि उसमें ये, अब देखो ये बने थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 के बाद। तो 1945 के बाद जब परिसंघीय व्यवस्था बनी, और अमेरिका कब बना था? 1776 में, 1789 में उसका कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था। तो तब वो बना था, तो वहां के कुछ संवैधानिक निर्णय ऐसे आए, या आप बोल सकते हो उच्चतम न्यायालय के निर्णय कुछ ऐसे आए कि आप संघ से अलग नहीं हो सकते हो। और जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर में ये वहां के संविधान में ये प्रावधान जोड़ा गया था कि आप संघ से अलग हो सकते हो। तो हम ये इसका एक आदर्श एग्जाम्पल नहीं मान सकते। और 1991 में उसका विघटन भी हो गया था पूरी तरह, ठीक है, और वहीं पर कोल्ड वॉर भी समाप्त माना जाता है। ये तो हो गई एक अलग बात। तो इंट्रो में यही लिखोगे, उसके बाद सेकेंड लाइन में ये लिख सकते हो कि परिसंघात्मक व्यवस्था का मिला जुला स्वरूप जो हमें देखने को मिलता है वो भारत और कनाडा में मिलता है, पूर्णतः हमें नहीं मिलता है। तो मिला जुला जो स्वरूप मिलता है वो हमें कहां? भारत और कनाडा में देखने को मिलता है। इसलिए भारत और कनाडा को कई बार क्वाजी फेडरल या अर्ध संघात्मक की भी इकाई दी जाती है, मतलब अर्ध संघात्मक भी कहा जाता है। ये हो गया। इसके बाद जो इसका मेन पार्ट आएगा ना, कि परिसंघीय संविधान की कुछ एसेंशियल चीजें होती, मतलब एक अनिवार्य वस्तुएं होती जिसके बेस पर हम इसको कह सकते हैं कि वो कौन कौन सी होती। तो वो मैं आपको लिखा देता हूं ताकि आप समझ लो कि परिसंघीय व्यवस्था, परिसंघीय व्यवस्था के तत्व, परिसंघीय व्यवस्था के तत्व। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले क्या? एक लिखित संविधान होना चाहिए, लिखित संविधान होना चाहिए, लिखित संविधान होना चाहिए। दूसरा इसमें क्या होना चाहिए? शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए, मतलब केंद्र और राज्य के स्तर पर। तो शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन ये होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता इसलिए क्योंकि देखो अगर लिखित संविधान है तो वहां संविधान ही सर्वोच्च होगा। ये आप फैक्ट याद रखना। किसी भी देश में अगर लिखित संविधान है तो लिखित संविधान का मतलब ये होता है कि वह संविधान सर्वोच्च होगा, और जो द्वितीय विधि होगी वो कौन सी थी? संसदीय विधि। तो संसदीय जो विधि होती है वो द्वितीय विधि होती है। लेकिन जिन देशों में लिखित संविधान नहीं होता उन देशों में क्या होती है? संसद सर्वोच्च होती है। क्योंकि कोई लिखित संविधान है नहीं तो संसद सर्वोच्च होगी, क्योंकि संसद जो एक्ट बनाएगी वही संविधान बनेगा। तो इस बात को याद रखना। तो लिखित संविधान हो, शक्तियों का विभाजन हो, संविधान की सर्वोच्चता हो, फिर इसमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रोविजन भी होना चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होगी तो कोई सेंस नहीं है। जैसे कि ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्था है, उस पर हम कभी और बात करेंगे। इसके बाद जो दोहरी स्तर है ना, मतलब दोहरे स्तर पर सरकार होना चाहिए, जो प्रांत और संघ के स्तर पर द्विस्तरीय सरकार। द्विस्तरीय सरकार कौन सी? प्रांत और संघ के स्तर पर, प्रांत और संघ के स्तर पर, ठीक है। ये वो चीजें हैं जो किसी भी परिसंघीय व्यवस्था के तत्व होते हैं। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो हम उसको परिसंघीय व्यवस्था नहीं बोल सकते हैं।
कि लिखित संविधान होना चाहिए, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए, संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका और 2 स्तरीय संघ प्रांत और चाहिए। और एक और चीज और होती है कि जो संघ है ना, संघ में प्रांतों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जैसे भारत में राज्यसभा होती, राज्यसभा क्या है? प्रांतों का प्रतिनिधि। तो संघ या केंद्र में लिख लो, केंद्र में प्रांतों का प्रतिनिधित्व, प्रांतों का प्रतिनिधित्व। ये अब देखो, जो हमसे सवाल पूछा गया है, क्या भारत सरकार अधिनियम 1901 परिसंघीय संविधान निर्धारित कर पाया, चर्चा कीजिए। तो इसका इंट्रो मैंने बता दिया। अब इससे आप देखो, जो 1935 के एक्ट में समझा था, उस 1935 के एक्ट में क्या ये सारी व्यवस्थाएं दिखी मिलती? हाँ, देखो, सबसे पहली व्यवस्था क्या? लिखित संविधान। लिखित संविधान हमें बाकायदा देखने को मिलता है, क्योंकि जो हमने 1935 के एक्ट में भी पढ़ा है कि जिसमें 321 अनुच्छेद थे, 14 भाग थे, 10 अनुच्छेद, लिखित संविधान मिलता है। शक्तियों का विभाजन भी स्पष्ट तरीके से हमने समझा है। संघ सूची का निर्माण किया गया, राज्य सूची का निर्माण किया गया, समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। इसके बाद संविधान की सर्वोच्चता। तो देखो, इस मामले में कहीं ना कहीं ये विफल हो जाता है, क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता नहीं थी। हमने क्या पढ़ा था? ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता थी। तो इस मामले में कहीं ना कहीं ये विफल हो जाता है। तो हमें क्या चर्चा करनी, डिस्कस का मतलब क्या होता है? किसी भी टॉपिक पे अगर डिस्कस करना है, तो डिस्कस का मतलब ये होता है कि हम उसके प्रोज एंड कॉन्स, मतलब उसके सकारात्मक बिंदु और एक नकारात्मक बिंदु, दोनों को हमें लिखना पड़ता है। तो ये तो क्या आ गया, ये तो आ गया कौन से? पॉजिटिव बिंदुओं में। ये कौन सा आ गया? नेगेटिव बिंदु, कि संविधान की सर्वोच्चता हमें देखने को नहीं मिलती है। फिर अगर हम देखें स्वतंत्र न्यायपालिका, हाँ, न्यायपालिका का गठन करने का प्रावधान जोड़ा गया था, जिसमें संघीय न्यायपालिका का गठन करना था। वो स्वतंत्र भी थी, लेकिन वो अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं थी, अंतिम अपीलीय का ब्रिटिश। तो ये भी इसका ड्रॉबैक है। फिर द्विस्तरीय सरकार, हाँ, ये इसमें प्रोविजन जोड़ा गया था कि द्विस्तरीय सरकार रहेगी, केंद्र में भी रहेगी और प्रांतों में रहेगी, और प्रांतों को स्वायत्तता भी दी गई थी। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये हमारे पॉजिटिव मामले। नेगेटिव में हमने देख ही चुका है कि संविधान सर्वोच्च नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, संघीय न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो स्वतंत्र थी, लेकिन उसका अंतिम अपीलीय क्षेत्र प्रीवी काउंसिल में देना पड़ता था। और प्रांतों में जो द्वैत शासन की स्थापना, क्या बोलते, केंद्र में जो द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं हमें विषयों के, शक्तियों के विभाजन के बारे में हमें देखने को मिलता है। तो हम अंत में इसका निष्कर्ष यही लिख सकते हैं कि हाँ, 1935 का जो अधिनियम लाया गया था वो कहीं ना कहीं परिसंघात्मक व्यवस्था के कुछ तत्वों को शामिल करता है, लेकिन पूर्णता वो शामिल नहीं करता है, और अंततः वो एक अधिनियम फेल भी रहा है। ये हमारा निष्कर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक 1935 भारत शासन अधिनियम पूर्णतः समाप्त हो गया है। एक बार हम सारी क्लासों का रिवीजन कर लेते हैं जो हमने शुरू में पढ़ा था। हमारा भारत का संवैधानिक विकास आज पूरा हो चुका है, सारे एक्ट को हमने अच्छे से समझ लिया है। पहली क्लास अगर याद हो तो हमने उसमें समझा था कि भारत का संवैधानिक विकास हमें किन आधारों पर समझना है। सबसे पहले हमने हेडिंग बनाई थी कि संवैधानिक मूल्यों का विकास हमें समझना है। संवैधानिक मूल्यों के विकास में हमें स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, सामान्यता, बंधुत्व, लोकतंत्र का विकास, इन सब चीजों को हमें समझना था। दूसरा, हमें संवैधानिक संस्थाओं के विकास के बारे में हमें समझना था, जिसमें कार्यपालिका हो गई, न्यायपालिका हो गई, विधायिका हो गई। इन सब चीजों को हमने अपनी यात्रा शुरू की थी। फिर